हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 12th के हम लोग चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम लोग देखेंगे oogenesis। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखा था, अब हम लोग oogenesis के बारे में डिस्कस करेंगे। फीमेल के अंदर चलने वाली एग फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis। अगर वर्ड है उसको ब्रेक डाउन करिए, उसका आंसर निकलेगा। ओ मतलब एग और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो ओवा का फॉर्मेशन ही हमारा क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स का बनना मीन्स ओवम का बनना, किससे, तो एग मदर सेल या फिर क्या बोलते हैं oogonia, oogonia से या एग मदर सेल से ओवा का बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी oogenesis कहलाती है। अगर हम देखें तो oogenesis जो होती है वो एक वेस्टफुल, अगर कहा जाता है तो एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है। रीज़न, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पहले फॉर्म होती हैं, फिर एट्रेसिया कंडीशन आ जाती है, फिर डीजनरेट होती हैं और वापस में कुछ चीज़ें ही रह जाती हैं। सेकेंड थिंग, oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो अगर देखें तो थोड़ी सी टिपिकल भी होती है, क्योंकि दो प्रोसेस एक साथ चल रही होती हैं और कई सारे वर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रोसेस के क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं आके हैं। तो अगर हम देखें जो oogenesis होती है उसके लिए हम लोगों को दो चीज़ें समझनी होती हैं। सबसे पहले oogenesis में किस तरीके से एग फॉर्म होता है, साथ ही साथ हमको ये भी देखना होता है कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इसको देखेंगे, पीरियड्स देखेंगे और पीरियड्स में देखने के बाद में फिर हम लोग इन दोनों फ्लो चार्ट को देखने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म को देखेंगे जो रिटन में लिखी हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी की बात करते हैं तो ह्यूमन फीमेल के अंदर एक, जब ह्यूमन फीमेल 1 मंथ की होती है और अपनी मदर की यूट्रस कंडीशन में अगर हम उसकी बात करें तो उस समय ओवरी के अंदर 700 जर्म सेल्स बनती हैं। मीन्स ओवा को बनाने वाली जो जर्मिनल एपिथेलियम वाली जो सेल्स होती है वो कितनी होती हैं, 1700 जर्म सेल्स होती है। आफ्टर इट 5th मंथ में हम देखते हैं तो कितनी हो जाती हैं, अबाउट 6 लाख, कितनी हो जाती हैं, 6 lakhs हो जाती हैं। और जैसे ही कुछ टाइम आगे बढ़ता है अबाउट 6 और 7th मंथ में तो हम देखते हैं 7 मिलियन जो होती है वो प्राइमरी जर्म सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। अगर हम देखें तो 7 मिलियन जो फॉर्म होती है वो हमारी 7th मंथ तक फॉर्म हो जाती हैं और 7th मंथ के बाद में कोई भी जर्म सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब क्या होता है, एट्रेसिया कंडीशन आ जाती है। एट्रेसिया मीन्स क्या होती है, बहुत सारी जो सेल्स हैं, ये वाली जर्म सेल्स, ये क्या करेंगे, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर ख़त्म होंगी तो अबाउट जब बर्थ होगा तो पहले 7th मंथ में अगर 7 मिलियन है तो बर्थ टाइम पर कितनी होती हैं, 4 मिलियन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों ओवरी में, in both of ovary how many millions of germ cells are present। तो दोनों ओवरी में 4 मिलियन और एनसीईआरटी में देके रखा हुआ है एक ओवरी में एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी होती हैं, 2 मिलियन होती हैं। कितनी होती हैं, 2 मिलियन। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 ओवरी में कितनी हो गई हमारी, 4 मिलियन हो गई, 4 मिलियन हो जाती हैं। उसके बाद में दोबारा से एट्रेसिया कंडीशन जो होती है वो यहाँ तक तो चलती है और प्लस जन्म के बाद तक कब तक चलती है, जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आ जाती है। ठीक, जैसे ही प्यूबर्टी आ गई, देखिए यहाँ पर जो हमने बताया एट्रेसिया, यहाँ का मतलब ये नहीं है कि बर्थ टाइम खत्म हो गया है, एट्रेसिया यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पे 7th मंथ के बाद कब तक चलता है, जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती। मीन्स जो फीमेल है वो बर्थ के बाद में 13 ईयर्स की नहीं हो जाती है, या मतलब 12 से 15 ईयर्स की नहीं हो जाती है, तब तक ये प्रोसेस एट्रेसिया की चलती है। लेकिन क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ बर्थ पूछा जाता है तो उसका आंसर दिया है जो एनसीईआरटी में मेंशन करके रखा हुआ है। अब देखते हैं, हम देखते हैं कि इस टाइम तक यहाँ पर बर्थ के टाइम 4 मिलियन थे और जैसे प्यूबर्टी आ जाती मीन्स 12 to 15 ईयर एज की बात हो रही है, उस टाइम तक कितने oocyte बचते हैं, तो अबाउट 3 lakhs oocyte बनते हैं। अब दिमाग में एक चीज़ आपको समझानी होगी कि ये सारी जो 3 lakhs हैं oocyte, ये सभी के सभी एग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये सभी एग का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। एक फीमेल अपने पूरे मेनोपॉज तक अबाउट 500 या 400 to 500 एग्स जो होती है वो फॉर्म करती। मींस एक फीमेल
प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज जब तक होता है उस टाइम पीरियड के बीच में जितने भी एग फॉर्म होते हैं, कितने एग फॉर्म होते हैं, अबाउट 500 होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म पहले हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले oogenesis, सबसे पहले ये हमारी प्राइमरी जर्म सेल्स है, कितनी है 3 lakhs है, उनमें से हम एक से मतलब है तो एक प्राइमरी जर्म सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ। एक प्राइमरी जर्म सेल्स में क्या हो गया, माइटोटिक डिवीजन हुआ। और माइटोटिक अच्छा प्राइमरी जर्म सेल इसमें अच्छा देखिए कितनी है 3 लाख, लेकिन उन्हीं प्राइमरी जर्म सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा जिसमें जो क्या होंगी, थोड़ी साइज में कैसी होंगी, बड़ी होती, साइज में कैसी होंगी, बड़ी होंगी, प्लस उनमें न्यूक्लियस भी कैसा होगा, बड़ा होगा। तो ऐसी प्राइमरी जर्म सेल्स जिसमें न्यूक्लियस बड़ा हो प्लस साइज भी कैसा हो, बड़ा हो, वो प्राइमरी जर्म सेल के अंदर कौन सा डिवीज़न हुआ, माइटोटिक डिवीज़न हुआ। और माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद में जो चीज़ बनी है उसको बोलते हैं ऊगोनिया। क्या बोल दिया गया, ऊगोनिया। और ऊगोनिया के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, अब जो ऊगोनिया बने, ये ऊगोनिया जो है वो ग्रुप में बनते हैं। किस में बनते हैं, ग्रुप में बनते हैं। तो जब ये ग्रुप में बनते हैं तो इनके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एग नेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग नेस्ट बोलते हैं। अब ये एग नेस्ट में मान लीजिए 5 ऊगोनिया आ गए, कितने आ गए, 5 ऊगोनिया आ गए। अब 5 में से केवल और केवल एक जो है वो आगे की प्रोसेस करेगा, मीन्स अगले फेज में जाएगा, और बाकी जो होते हैं वो अलग काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं वो आपको बताएंगे। वो क्या करेंगे, फॉलिकल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। किसके फॉर्मेशन में, फॉलिकल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखिए उनमें से जो आपने बताया था एग नेस्ट, तो ऊगोनिया में बहुत सारे बन गए, 5 बन गए। उनमें से 5 में से एक को जो होते हैं वो आगे का काम करेगा, उसको हमने क्या नाम दे दिया, ऊगोनियम। क्या बोल दिया, ऊगोनियम। इस ऊगोनियम में दोबारा से क्या होगा, न्यूट्रिशन लेने के बाद में इसमें साइज़ में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। और साइज़ में जैसे ही इंक्रीजमेंट हुआ वैसे ही इस ऊगोनियम को हमने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी oocyte। आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले प्राइमरी जर्म सेल्स थी। सारी प्राइमरी जर्म सेल कभी भी oogenesis की प्रोसेस नहीं करती हैं। जिनका साइज़ ज़्यादा होता है या जिनमें न्यूक्लियस बड़ा होता है वो आगे माइटोटिक डिवीज़न करके क्या बनाती हैं, ऊगोनिया का फॉर्मेशन करती हैं। वो ऊगोनिया 4-5 बनते हैं और पांचों यूगोनिया में केवल और केवल एक आगे की प्रोसेस करेगा, बाकी इसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जो आगे प्रोसेस करेगा उसको ऊगोनियम बोला। ऊगोनियम में अपने साइज को इंक्रीज करा, साइटोप्लाज्म को बढ़ाया और डीएनए का अमाउंट को डबल किया। और ये करने के बाद में इसको हमने एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, प्राइमरी oocyte नाम दे दिया। प्राइमरी oocyte जो है ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है ये बिफोर बर्थ हो रही है। कैसी हो रही है, बिफोर बर्थ हो रही है। अब इस प्राइमरी oocyte ने क्या किया, अब इस अच्छा हमने आपको बताया था यहाँ पर एग नेस्ट है, बाकी बची हुई सेल्स क्या करेंगी, इसकी कवरिंग बनाएंगी, कवरिंग या बनाने में हेल्प करेंगी। ओवरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स के अलावा कुछ और सेल्स भी होती हैं जिनको बोलते हैं फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। और ये सेल्स जो होती हैं वो फॉलिकल का फॉर्मेशन करती हैं और जिनकी मदद यहाँ पर जो ऊगोनिया एग नेस्ट सेल की होती हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले उन सेल्स को बोलते हैं जो फॉलिकुलर का काम करते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमोडियल सेल्स। ये प्राइमोडियल फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, प्राइमरी फॉलिकल बनाएंगे। अच्छा, ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल सेल्स होती हैं ये छोटी छोटी ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं। ये ग्रैनुलोसा सेल्स क्या होती हैं, ये देखिए ये हमारा प्राइमरी oocyte, इसके चारों तरफ क्या करेंगी, एक इस तरीके से सिंगल लेयर बना देंगी ग्रैनुलोसा सेल्स की। कई सारी सेल इसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाएंगी, किसके, प्राइमरी oocyte के, और एक लेयर का फॉर्मेशन कर देगी जिसको हमने क्या नाम दिया, प्राइमरी फॉलिकल नाम दिया। ठीक, अच्छा ये प्रोसेस अब यहीं पर रुक चुकी है। प्राइमरी oocyte अपने चारों तरफ अब क्या बनवा रहा है, कवरिंग बनवा रहा है। रीज़न इसका क्या है, देखिए प्राइमरी oocyte कवरिंग इसलिए बनवा रहा है क्योंकि जब ये मियोसिस डिवीज़न आगे चल के करेगा तो इसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे। और आपको पता है बॉडी जो हमारी होती है ये डिप्लॉयड होती है, और हमारे अंदर की जो आर्मी होती है, जो WBC होती है, उसको पता है कि हमारी बॉडी की सेल डिप्लॉयड है।
अब वहाँ पर पहुँच मियोसिस के बाद पहुँच जाएगा हैप्लॉइड चीज़, तो वो क्या करेगी, उसको किल करने का काम करेगी। तो किल ना करे इसके लिए क्या होता है, ये प्रोसेस, ये चीज़ अपनाई जाती है, मतलब कवरिंग का फॉर्मेशन किया जाता है। यही कवरिंग इसको न्यूट्रिशन देगी प्राइमरी oocyte को। प्राइमरी फॉलिकल के बाद में एक और कवरिंग बन जाएगी जिसको हमने क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी फॉलिकल, मतलब कि ग्रैनुलोसा सेल्स की एक और कवरिंग जो है वो इसके चारों तरफ जो है वो आ जाएगी। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल कुछ इसी तरीके से बंद रहेगा और तब तक बंद रहेगा जब तक क्या नहीं आ जाती है, प्यूबर्टी नहीं आ जाती। क्या नहीं आ जाएगी, प्यूबर्टी नहीं आ जाएगी। ठीक, अब ये यहाँ से आफ्टर जैसे ही 13 साल हो गए, प्राइमरी oocyte के अंदर जो M1 फेज या मियोसिस फर्स्ट जो रुकी हुई थी, अब एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, प्राइमरी oocyte जो मियोसिस फर्स्ट रुकी होती है, अच्छा मियोसिस फर्स्ट की कौन सी फेज होती है, तो कौन सी फेज होती है, सब स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट में कौन सी सब फेज होती है, तो हमारी जो होती है डिप्लोटीन। तो आपसे पूछा जाता है कि oogenesis के टाइम पर जो हमारा प्राइमरी oocyte होता है वो किस फेज में अरेस्ट होता है, तो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट होता है। प्रोफेज फर्स्ट के कौन से सब फेज में अरेस्ट होता है, तो डिप्लोटीन में अरेस्ट होता है। आफ्टर 13 ईयर प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है, मतलब दोबारा से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, डिप्लोटीन से आगे स्टार्ट हो जाएगा, और दो चीज़ें बनती हैं, पहली होती है उसको बोलते हैं पोलर बॉडी, और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में फिर मियोसिस सेकंड स्टार्ट होती है, और मियोसिस सेकंड जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, मेटाफेज सेकंड में जाकर रुक जाएगी। जब ये हो रहा होता है तो सेकेंडरी फॉलिकल अपने चारों तरफ फिर एक कवरिंग और बना देती है जिसको बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल, और ये टर्सरी फॉलिकल के बीचों बीच क्या बनने लगती है, ये कैविटी बनने स्टार्ट हो जाती है। टर्सरी फॉलिकल अपने आप को मैच्योर करता है, मतलब कुछ सेल्स का अरेंजमेंट चेंज करता है, कैविटी को बड़ा कर लेता है, और इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम। और टर्सरी फॉलिकल मैच्योर होकर क्या बोल दी जाती है, ग्राफियन फॉलिकल। और अंदर ही अंदर आप देखिए कि हमारा जो है वो इस टाइम तक अब हमारा क्या चीज़ डेवलप हो चुका है, टर्सरी में क्या हो जाएगा, एन, मतलब कि सेकेंडरी oocyte आ चुका, ग्राफियन में भी एन, सेकेंडरी oocyte आ गया है। अब क्या होगा, दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन अगर हम देखें, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ऐसे ही जो सेकेंडरी oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकल आएगा ओवरी के, और मेंस्ट्रुअल साइकिल द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जैसे ही इस सेकेंडरी oocyte, मतलब इस स्टेज के पास में जैसे ही ये जो सेकेंडरी oocyte निकला है, इसके चारों तरफ क्या होंगी, कवरिंग होगी, जोना पेलिसिडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीके की कवरिंग होती है। और ये जो है स्पर्म आएगा, जैसे ही इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा, अंदर का जो सेकेंडरी oocyte जो मियोसिस सेकंड रुकी हुई है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट में क्या बन जाएगा, एग सेल बन जाएगा। तो एग सेल बनने की जो प्रोसेस होती है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो सबसे पहले इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इसको आप छोड़ दिए, ये केवल समझाने के लिए बनाई गई है कि किस तरीके से फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले प्राइमरी जर्म सेल्स थी, प्राइमरी जर्म सेल्स में कोई जो सेल बड़ी हो गई, साइज में न्यूक्लियस बड़ा कर दिया, उसने माइटोटिक डिवीजन करके oogonia बनाया। oogonia बहुत सारी थी, उनमें से एक को बोलते oogonia। oogonia ने क्या कहते हैं, डिवीज़न, oogonia ने अपना क्या करा, साइज में इंक्रीजमेंट करा, साइटोप्लाज्म बढ़ाया, डीएनए डबल करा, और उसको क्या बोल दिया, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट ही हुआ था। अच्छा, ये सब प्रोसेस कब चल रही, जन्म से पहले, कि वो तुरंत रुक जाता है। कौन से फेज में, प्रोफेज फर्स्ट में। कौन सी स्टेज में, डिप्लोटीन में। ये रुक गया, कब तक रुका, 13 साल तक रुका। और ये प्राइमरी oocyte अगर 13 साल रुकेगा, भैया इसको खाना चाहिए, कौन देगा, फॉलिकुलर सेल्स देंगी। पहले एक कवरिंग बनेगी प्राइमरी फॉलिकल, फिर दो बनेंगी सेकेंडरी फॉलिकल, फिर तीसरी बन जाएगी टर्सरी फॉलिकल, तीसरी के गैपिंग बढ़ जाएगी, बीच में कैविटी हो जाएगी जिसको एंट्रम बोलते हैं, और टर्सरी को बोल दिया गया ग्राफियन फॉलिकल। अब जब ग्राफियन और टर्सरी बन रहे थे उसी समय देखा कि ये 13th एज आ चुकी थी, और ये प्राइमरी oocyte दोबारा से मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट कर लेगा।
कंप्लीट करने के बाद में पोलर बॉडी बनेगी और सेकेंडरी oocyte बनेंगे। सेकेंडरी oocyte बेचारे फिर जैसे ही आगे मियोसिस सेकंड कर रहे होंगे ये दोबारा अरेस्ट हो जाएंगे। अरेस्ट होने के बाद में मेटाफेज सेकंड में ये अरेस्ट हो जाएंगे। फिर इसमें दो चीज़ें होती हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अच्छा, ये फर्टिलाइजेशन वाली जो प्रोसेस होगी ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होती है, ना कि ओवरी में होगी। तो इसीलिए ओवरी से यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा सेकेंडरी oocyte। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा इफ फर्टिलाइजेशन और नो अगर कोई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो आगे कोई प्रोसेस नहीं होगी। सेकेंडरी oocyte ये मियोसिस सेकंड जो अरेस्ट फेज है इसी में ही आगे चलकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो स्पर्म के कांटेक्ट में आने पर ऑन कांटेक्ट ऑफ स्पर्म मेटाफेज सेकंड कंप्लीट हो जाएगी और क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव फेज में प्राइमरी जर्म सेल साइज में बड़े हो जाएंगे, न्यूक्लियस होगा, रैपिड माइटोटिक डिवीजन करके ये क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ एग मदर सेल। और ग्रुप ऑफ जो एग मदर सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, उगोनिया बोलते हैं। उगोनिया आपस में जुड़ी ही रहेंगी, एग ट्यूब ऑफ फ्लावर बोलते हैं उसको। एग ट्यूब ऑफ फ्लावर आपस में एक फ्लूइड के द्वारा क्या बनाते हैं, कवरिंग बना लेते हैं और उसी को हमने क्या नाम दे दिया, एग नेस्ट। उस एग नेस्ट की एक उगोनियम जो होती है वो प्राइमरी oocyte कहलाती है। अपने साइज में इंक्रीजमेंट करने के बाद में बाकी बची हुई जो है वो फॉलिकुलर एपिथेलियम सेल्स के द्वारा फॉलिकल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं। इतना सा काम हो गया तो प्राइमरी oocyte ने मियोसिस स्टार्ट कर दिया। मियोसिस स्टार्ट करने के बाद में यही फॉलिकुलर जो सेल्स है ये क्या बनाएगी, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या बना देगी, प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन कर देगी। प्राइमरी oocyte ने प्राइमरी फॉलिकल बनाई। प्राइमरी oocyte किसके द्वारा कवर है, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल ने सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन कर दिया। सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है उसकी आउटर लेयर को थीका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीका। प्राइमरी सेकेंडरी ने टर्सरी फॉलिकल बना दी, लेकिन इसके अंदर कौन बंद है, जो प्राइमरी oocyte बंद था उसने टर्सरी फॉलिकल जैसे ही बनी वैसे ही किसमें चेंज हो गया, सेकेंडरी oocyte में, और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाई। सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड कर कर क्या बनाएगा, ooted या ओवम बनाएगा और सेकंड पोलर बॉडी बनाएगा। लेकिन ओवम और ooted बनेंगे कैसे, वो आपने ये चीज़ देखी, अगर फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो oogenesis की ये प्रोसेस थी जिसमें ओवम का फॉर्मेशन देखा गया। 3 स्टेप्स होती हैं, इसको कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल मत देखिएगा। इसमें इस तरीके से आप याद रखिएगा कब अरेस्ट होती है, कब दोबारा स्टार्ट होती है और कौन सी फेज़ में बंद होता है। इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।